ऐसा कहा जाता है कि इंसान जितना मर्जी अपना दुख छुपाने की कोशिश कर ले, उसकी आंखें सब कुछ बयां कर जाती हैं। और ऐसा कतई नहीं है कि हम यहाँ पर बैठकर शेरो शायरी कर रहे हैं, ना, बिल्कुल नहीं। बस जब से हमने ये वीडियो देखी है ना, ये थॉट पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में बार बार आ रहा है। क्या नूर हुआ करता था साहिब के चेहरे पर, आंखों में एक अलग ही चमक हुआ करती थी जब वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बात करते थे, भैंस के ऊपर बात करते थे, मंगलसूत्र के ऊपर, मुस्लिम लीग के ऊपर बात करते थे। लेकिन आज कहां? देखो, ये तो किसी को नहीं पता कि वो नूरानी चमक गई तो गई कहां। लेकिन आज चलो हम एक कोशिश कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर ये जानने की कि इस चेहरे की ऐसी हालत से ऐसी हालत कैसे हुई। वैसे भी आप सबको पता है हम हमारे प्रधानमंत्री की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, सीरियसली हम दिल से उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और जहां हमें खुशी होनी चाहिए कि अब तो उनका तीसरा टर्म शुरू होने वाला है, वहां पर पता नहीं हमें दुख क्यों हो रहा है। शायद इसलिए क्योंकि हम भी फकीर, आप भी फकीर। और हम फकीर क्या करते हैं, हमारा काम है दुखों का पता लगाना, उसके मजे बिल्कुल नहीं लेते। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को जगाना है। पिछले 10 साल से लगातार कोशिश की जा रही थी हिंदुओं को जगाने की। लो, अब जाग गया हिंदू। सीट की जहां बीजेपी की हार चर्चा में है, वो सीट है फैजाबाद की, यानी कि अयोध्या फैजाबाद के तहत आता है। इसी साल जनवरी में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई और 5 महीने के भीतर ही बीजेपी वहां हार गई। In a major upset for the BJP in the Faizabad parliamentary constituency where the temple town of Ayodhya is situated, Samajwadi Party candidate Avdesh Prasad defeated sitting BJP MP Lallu Singh by a margin of over 54,000 votes. और तो और ऐसा जागा है कि इतना बड़ा विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर खड़ा कर दिया कि जो बीजेपी ने खेल खेला था 2014 में पावर में आने के बाद कि नेता प्रतिपक्ष बनने ही नहीं दिया था, लेकिन अब वो कतई नहीं होने वाला। सिंपल भाषा में नेता प्रतिपक्ष होता है कि जो आम जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो आपके मेरे आम जनता के पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाता है, मुद्दे खड़े करता है। इनफैक्ट वो प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर उनको अकाउंटेबल ठहराता है, उनसे जवाबदेही तय करता है। इवन संवैधानिक नियुक्तियां जब होती हैं उसके अंदर भी उसका पूरा रोल होता है, उसके अंदर भी, उस प्रोसेस के अंदर भी वो पूरा इन्वॉल्व होता है। और तो और हमारे जो मीडिया है उसको मजबूरन उसकी बातें छापनी भी पड़ती हैं। मतलब देखा जाए तो पिछले 10 साल से आपकी मेरी आम जनता की पार्लियामेंट के अंदर आवाज ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने 2014 में पावर में आने के बाद नेता प्रतिपक्ष कभी बनने ही नहीं दिया। लेकिन अब जब पार्लियामेंट में इतना बड़ा विपक्ष आकर खड़ा हो गया है, ऑपोजिशन इतने बड़े नंबर पर आ गया है, तो अब नेता प्रतिपक्ष तो डेफिनेटली होने वाला है। और हवा तो ये भी चल रही है कि शायद वो कहीं राहुल गांधी ना बन जाए। इमेजिन करो अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन जाता है तब क्या माहौल होगा पार्लियामेंट का। हम तो बस वो दिन देखने के लिए बैठे हैं। अच्छा, इस इलेक्शन में मीडिया की तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से भी हमें पूरी एंटरटेनमेंट देखने को मिली है। अच्छा, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अगर एक इंसान को कुत्ता काट ले और उसको रेबीज वाली बीमारी ना हो, उसको एक ऐसी बीमारी हो जाए जिसके अंदर वो बंदर की तरह अपनी सीट पर बैठकर उछलना शुरू कर दे, तब वो कैसा दिखता होगा, आप वो देखो। एनडीए 270 में है, 391 के सीट्स आए। आप देखिए एनडीए इस हो गया एनडीए हाफ पार कर चुकी है। एनडीए मजा आया? इसी तरह आपको एक और क्लिप दिखाते हैं गोदी मीडिया की, जहां पर एक धोखेबाज सरेआम पब्लिकली पकड़ा जाता है और उसके बाद उसकी ऐसी रेल बनाई जाती है, तब उसकी क्या हालत होती है, आप वो भी देखो। In terms of polling, now you made him. Oh God! No, but the thing is, listen. अरे you get it already. अब ये पहली क्लिप, इसमें जो उछलने वाला प्राणी है इसको तो आप और मैं अच्छे से जानते हैं, ये काफी पॉपुलर है। लेकिन ये जो दूसरे शख्स है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है एक्सिस माई इंडिया से प्रदीप गुप्ता। और ये भाई साहब क्या करते हैं? ये भाई साहब झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनका पैसा डुबाते हैं। मतलब टेक्निकली ये क्या करते हैं? ये एग्जिट पोल के आंकड़े देते हैं। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई।
यार। यही वो प्राणी है जिसने अपने एग्जिट पोल के अंदर बीजेपी को 400 से 415 सीटें दी थी। आई कितनी? 250 भी नहीं आई, 240। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अब इसके चलते हुआ क्या? इसके चलते शेयर होल्डर्स के पैसे डूब गए। जो छोटे निवेशक थे उनके स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे डूब गए, क्योंकि सेंसेक्स ने 3 जून को एक जबरदस्त उछाल लिया। उसके बाद 4 जून को वो उससे दुगने तरीके से नीचे की तरफ आ गया। अब वो जितने परिवार जिनका पैसा स्टॉक मार्केट में डूब गया था, वो सब परिवार मिलकर इन भाई साहब को ढूंढ रहे हैं, इनको खोज रहे हैं। और आप और हम बस दुआ कर सकते हैं कि उन परिवारों को ये भाई साहब कहीं गलती से मिल ना जाए। फिर क्या होगा, फिर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और ये भाई साहब भी जानते हैं। अच्छा, स्कैम से याद आया कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये जो सरकार बनने वाली है, इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है। मैं नहीं मानता। हम बताते हैं क्या रिकॉर्ड बनाया है। ये पहली भारत के इतिहास में ऐसी सरकार है जिसके जाने से पहले एक वर्ल्ड लेवल का स्कैम हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और अब जब ये आ रही है तो एक वर्ल्ड लेवल का स्कैम हुआ, और वो है ये एग्जिट पोल वाला स्कैम। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं, सच्ची ये स्कैम ही तो है। अब आप खुद सोचो ना, एक ऐसा देश जहां पर करोड़ों अंधभक्त हैं, और वो भी ऐसे अंधभक्त जो बात बात पर मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे देश के अंदर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर टीवी चैनल के ऊपर आकर अगर शेयर खरीदने की सलाह देंगे, सरेआम कहेंगे कि आप 4 जून से पहले शेयर्स खरीद लेना, स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाली है, और उसके बाद हो उससे उल्टा जाए, तो ये स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना, यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। और ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी भी कह रही है। आज 6 जून को उन्होंने स्पेशल एक कॉन्फ्रेंस की, अर्जेंट कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने यही मुद्दा पूरे डिटेल में उठाया। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। पर सोचने की बात यहां पर यह भी है कि क्या यह बात सही है? एक देश का प्रधानमंत्री और उसका होम मिनिस्टर टीवी चैनल के ऊपर आकर शेयर्स खरीदने की बात करता है, शेयर्स खरीदने की सलाह देता है सरेआम। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। ना तो हमारे प्रधानमंत्री शेयर्स के एक्सपर्ट हैं, ना वो स्टॉक ब्रोकर हैं, ना वो शेयर मार्केट में बैठते हैं, ना वो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। फिर वो किस लिहाज से टीवी चैनल के ऊपर आकर शेयर्स को खरीदने की सलाह देते हैं? और उसके बाद जब इतने निवेशकों का पैसा डूब जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार है कौन? क्या ये प्रदीप गुप्ता सिर्फ जिम्मेदार है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अच्छा, मजे की बात इन सब में ये है कि गोदी मीडिया के चैनल ये आपस में लड़ने लगे हुए हैं स्कैम के ऊपर, इस एग्जिट पोल की बात के ऊपर। जब से ये चीज हाईलाइट हुई है तब से ये गोदी मीडिया के चैनल आपस में भिड़े हुए हैं। प्रत्युष इससे जुड़े हुए सवाल कहिए। पहला सवाल, स्टॉक मार्केट के बड़े निवेशकों के कहने पर आपने एग्जिट पोल दिखाया क्या? लाखों लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? जब आपने जी न्यूज छोड़कर इंडिया टीवी शुरू किया था तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने आपको पैसा दिलाया, इसलिए आपने ऐसा एग्जिट पोल दिखाया? और ये सवाल हम इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा से पूछ रहे हैं। ये हम न्यूज 24 के अनुराधा प्रसाद से सवाल पूछ रहे हैं। जो पहले सवाल थे तो इंडिया टीवी से हमने पूछे थे, और अब ये न्यूज 24 से कि क्या आपने अपने पति राजीव शुक्ला के कहने पर एग्जिट पोल चलाया? राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष है और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह सचिव है। क्या बीसीसीआई वाली दोस्ती के दबाव की वजह से गलत एग्जिट पोल दिखाया गया? अब ये देखिए, अब आगे अगला सवाल है एबीपी न्यूज से। कुछ दिन पहले आपके संस्थान में एक संपादक को रखवाया गया जिन्हें आपने निकाल दिया था। क्या उनकी सलाह पर एग्जिट पोल चलाया? लो कर लो बात। ये गोदी मीडिया के चैनल्स, ये जितने भी एंकर्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के सगे नहीं है। और आप लोग क्या सोच रहे थे पिछले 10 साल से कि ये आप लोगों के सगे है? तो एबीपी के मालिक अतिदेश सरकार से जी न्यूज का यह सवाल है कि आपको विज्ञापन देने वालों को सिस्टम से विज्ञापन देने से मना कराया गया था। क्या उन विज्ञापन देने वालों को वापस लाने के लिए आपने ऐसा किया? लोगों को हुई लाखों करोड़ के नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? ये जितने भी गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, ये जितने भी एंकर्स हैं, ये जितनी भी पापा की परियां हैं, जितने भी पापा के परे हैं,
ये सारे के सारे दोगले हैं, इनका बस चले। अगर गलती से कहीं कांग्रेस आ जाती पावर के अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज ये मोदी जी के पीछे हाथ धोकर पड़े होते। यही है इनकी असली फितरत। और अब आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सवाल है, अरुण पुरी से आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सवाल है, एग्जिट पोल का असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा क्या? एग्जिट पोल का असर देश की जनता पर पड़ेगा? ये एग्जिट पोल सच्चाई के आसपास भी नहीं है। ये आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सीधा सवाल है। तभी हम आपको कहते आए हैं कि आप अच्छे चैनल्स को देखा करो, अच्छे सोर्सेज से न्यूज को देखा करो। YouTube पर इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, आप उनको देखा करो, हमें ही देख लिया करो। इससे आपके कई फायदे होंगे। आपको सच देखने को मिलेगा, आपका टाइम भी खराब नहीं होगा और आप अंधभक्ति के नशे से भी बाहर रहोगे। एनीवेज, ये जो इलेक्शन हुआ है ना, ये इलेक्शन बहुत लोगों की पोल तो खोल गया, नो डाउट। या यूं कहें, जनता ने अपने वोट की ताकत से बहुत लोगों की पोल तो खोल दी। बात तो सही है। अब पूरे इलेक्शन के अंदर हमारे प्रधानमंत्री की आप कोई भी स्पीच उठाकर देख लो, उसमें ना आपको जॉब्स की बात मिलेगी, ना महंगाई की, ना पॉलिसीज की, ना सेविंग्स की, ना फैसिलिटीज की। इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री ने कहीं कोई बात नहीं की यह तो बहुत हल्की फुल्की सी। ज्यादा जोर उन्होंने किन बातों पर दिया, ज्यादा बात उन्होंने किस चीज की है? मंगलसूत्र की, मटन की, मुगल की, मुसलमान की, मुस्लिम लीग की, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले की। बस वो इन्हीं चक्करों में फंसे रहे। अब आज जब खुद की बीजेपी की 240 सीट आई हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए होती हैं, वो आंकड़ा भी बीजेपी टच नहीं कर पाई। तो आज ये किससे समर्थन ले रहे हैं? टीडीपी पार्टी से। टीडीपी पार्टी वो पार्टी है जो इसी बात के ऊपर पावर में आई है, इलेक्शंस को जीता है, वो मुस्लिमों के 4% आरक्षण की रक्षा करेंगे। अब बताओ, क्या आपको लगता है कि हमारे चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसको इस बात से जरा सा भी फर्क पड़ता है? हिंदू मुस्लिम की बात से कतई फर्क नहीं पड़ता। चूतिया बनाया तुमको। और तो और टीडीपी के इन्हीं चंद्रबाबू नायडू को हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर अलग अलग मंच से पानी पी पी कर गालियां देने में लगे हुए। ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। और दूसरी तरफ से चंद्रबाबू नायडू, वो बीजेपी पार्टी को गालियां देने में लगे हुए थे 2019 से। Bro, who will be the face? Who will be the leader of this? That's the question being asked. All leaders are better than Narendra Modi. All leaders the country needs. We are very clear consensus politics. It is a great nation. Yes. और आज ये गालियां नहीं दे रहे हैं, आज ये एक दूसरे को गले लगाने में लगे हुए हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री पूरे इलेक्शन के अंदर राम मंदिर के ऊपर वोट मांगते रहे, बीजेपी पूरे इलेक्शन के अंदर राम मंदिर के ऊपर वोट मांगती रही, लेकिन अब जब यूपी में इतनी बुरी हालत हो गई उनकी, तो अब भगवान ही बदल लिया। अब जय श्री राम नहीं, अब क्या हो गया? जय जगन्नाथ। भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। लेकिन कुछ भी कहो, हमें सबसे ज्यादा मजा आया जब हमने अमेठी का चुनाव देखा। हमने देखा हमारी स्मृति ईरानी जी को। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बेचारी पिछले 10 साल से एक ही राग अलापने लगी हुई थी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी फैमिली, प्रियंका गांधी। माफी मांगो सोनिया गांधी। कांग्रेस की नेत्री कहने लगी कि बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है। करके गई कि नहीं करके गई? हमको भी पता है। और आज जब चुनाव हार गई है, तो आज क्या जाप कर रही है? जनता, प्यारी जनता, मेरी जनता। मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। मैं कब हो गया ये? इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। हम तो बस इन नेताओं से यही कह सकते हैं, एटलीस्ट थोड़ी सी तो मर्यादा रखो, कहीं पर तो मर्यादा रखो, थोड़ी मर्यादा रखिए। और हाँ, जाते जाते आपको एक और बात याद करवा दें, पिछले 10 साल से एक और जहर है जो बीजेपी आपके कान के अंदर डालती आ रही है, आपके दिमाग में घोलती आ रही है। हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का वो बयान
जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गठबंधन की सरकार जो होती है उसकी मजबूरियां होती हैं, उसको समझौते करने पड़ते हैं। और आज ठीक उसी जगह पर बीजेपी की सरकार खड़ी है और सेम इसी तरह इसको भी अब गठबंधन की सरकार ही चलानी पड़ेगी। और वो गठबंधन ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन दोनों के साथ करने जा रही है। अब देखने वाली बात ये है कि अब कौन झुकने वाला है, अब कौन किसकी शर्तें मानने वाला है, अब कौन कितने समझौते करने वाला है। ये 56 इंच का सीधा अब क्या वाकई 56 इंच का रहने वाला है, हमको नहीं पता। तब तक आप क्या करो, आप मस्त रहो, एंजॉय करो। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी।